राजीव में, और ये 20 अगस्त के दिन काफी सारे सद्भावना के कार्यक्रम होते हैं। तो आज हम राजीव जी के कार्यों पर भी बात करेंगे और देश की उपलब्धियों के बारे में भी, उस दौरान जो हुई थी। हमारे बीच में जो वक्ता होंगे उनका परिचय एक बार हम करते हैं। तो परिचय से पहले हम राजीव जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म, जैसा कि सभी जानते हैं, 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। उनका नाम देश के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में लिया जाता है। जब वे प्रधानमंत्री बने तब उनकी आयु 40 साल 72 दिन थी। उन्होंने 1966 में सोनिया जी से विवाह किया। राजनीति में उन्हें आना पड़ा, लेकिन राजीव प्रोफेशनली ट्रेंड पायलट थे। पढ़ाई व ट्रेनिंग लंदन में हुई और उसी को उन्होंने व्यवसाय भी बनाया। 1966 से पायलट की नौकरी की। दिल्ली, जयपुर, आगरा रूट पर पैसेंजर प्लेन उड़ाया करते थे और पगार मिलती थी 5,000 रुपए। और आज कार्यक्रम का जो हमारा शीर्षक है, पायलट के सपने। तो राजीव जी के 78वें जन्म दिवस पर प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। हम देखते हैं कि उनके सपने क्या थे और देश के लिए उन्होंने क्या स्वप्न देखे। तो कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले एक रूपरेखा जान लेते हैं। तो अभी शामिल होने वालों का परिचय थोड़ा सा कराया जाएगा। कुछ उनके प्रेरक किस्से लेकर लिखित सर आएंगे। पंचायती राज पर राजीव जी के प्रयासों के बारे में बताएंगे अंशु मालवीय जी। कविता पाठ भी करेंगे। एक उनकी कविता है फाइबर के पैर। सर का उद्बोधन होगा, 2 शब्द कहेंगे सर, वीएम सर। अनुभव राज कविता पाठ करेंगे और भावना दिव्यांग विद्यालय फतेहपुर के, जो उत्तर प्रदेश में है, बच्चों से मुलाकात करेंगे और साथ में रहेंगी प्रधानाचार्य भावना श्रीवास्तव और हमारे आरजीएफ के साथी हिदायत जी। सरस्वती वंदना स्वागत गीत में शामिल रहेंगे शानू, अयान, मतीन, तबरेज, देवांश, रोशनी, अल्फिया। राजीव के कार्यों पर अल्फिया बात करेंगी। कविता पाठ होगा अकरम जी द्वारा मैं नाचूं आज। एक डांस भी लेकर आ रहे हैं बच्चे, शिवानी, फिरदौस, ज्योति। स्नेहा दीप्ति जुड़ेंगी। परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की, लेकिन समय निकाल रहे हैं। स्नेहा दीप्ति जुड़ेंगी कविता लेकर और कुछ अपने विचार लेकर। देवांश अपनी कविता सुनाएंगे। मैं निकला एक गाना अयान के द्वारा कविता पाठ अभिषेक करेंगे। और इहबास से जुड़ेंगे श्री विकास पांचाल, श्री राहुल जी डू बेटर फाउंडेशन से, उनके विचार सुनेंगे। शीतल अपनी एक कविता सुनाएंगी, सपने पंगु नहीं होते। दीपांशु की एक कविता उन्होंने भेजी है, वो उसका पाठ मैं स्वयं करूंगा। निशक्त जनों से मुलाकात करवाएंगे विनोद जी और श्रीमती रंजना नारायण, उतरन फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं, और उनसे हम कुछ बात करेंगे और वो अपने विचार रखेंगी। उद्यम और स्वावलंबन पर श्री रवि गुप्ता जी से बातचीत होगी। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे बीच में 3 रचनाकार होंगे, युवा, जो बचपन से जुड़े रहे अब युवा हो गए हैं। अनुभव राज, दीपांशु और स्नेहा दीप्ति, और साथ में कुछ बच्चे जो भावना फाउंडेशन के हैं। भावना दिव्यांग संस्था है फतेहपुर की, उसके बच्चे हैं। शीतल अलग हैं, शीतल जौनपुर से जुड़ेंगी।
शानू, अयान, मतीन, तबरेज, देवांश, रोशनी, अल्फिया, अकरम, अभिषेक, शिवानी, फिरदौस, ज्योति, ये सारे बच्चे हैं जो जुड़ेंगे फतेहपुर से। और साथ में हमारे आमंत्रित वक्ता होंगे कृष्ण कुमार दीक्षित, अंशु मालवीय और रवि गुप्ता जी। कृष्ण कुमार दीक्षित भी पूर्व उपायुक्त हैं, ओरिगेमी की राष्ट्रीय संस्थाओं के मानद अध्यक्ष हैं और किस्सा गोई से बहुत सारी जानकारियां देते हैं। अंशु मालवीय जी समाजवादी चिंतक हैं और कवि भी, तो आज उनकी कविता भी सुनेंगे और विचार भी। और रवि गुप्ता जी अर्थवादी चिंतक हैं, स्वावलंबन की दिशा में विगत 18 वर्षों से बतौर फ्रीलांसर, मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर युवाओं के बीच कौशल स्वावलंबन प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी। और हमारे बीच में राहुल जी डू बेटर फाउंडेशन से, विकास जी इहबास से, रंजना नारायण जी उतरन फाउंडेशन से हैं हमारे संग, और राजीव जी अपने परिवार के संग हमारी स्मृतियों में हैं। कुछ रोचक प्रेरक किस्से, हम किस्सों से शुरुआत करें। और तो अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, मैं युवा हूं और भारत के लिए मेरे अपने सपने हैं। एक ताकतवर देश यानी भारत, एक विकसित भारत उनका सबसे अहम सपना था। अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसे प्रक्षेपास्त्रों के जरिए उन्होंने दुनिया को इसका एहसास भी कराया था। देश को 21वीं सदी की ओर उन्मुख करने वाले वे पहले नेता थे। वो प्राय अपने भाषणों में याद दिलाया करते थे कि गांधी जी ने कहा था कि हमें हर आंख से आंसू पोंछने हैं और यह काम हमारे युवाओं को करना है, यह उनकी जिम्मेदारी है। तो ये राजीव जी के विचार थे, किससे हम कुछ देर बाद सुनेंगे। अंशु मालवीय जी हमारे बीच में हैं, पंचायती राज पर उनके क्या विचार थे राजीव जी के, आइए उनसे ही सुनते हैं। अंशु मालवीय जी, हम राजीव जी के कुछ और कार्य देखते हैं, उनके क्या थे। पंचायतों को ग्राम और जिला स्तर पर मजबूत करके उन्हें आर्थिक अधिकार दिए गए। जवाहर रोजगार योजना से जनता के जीवन को बेहतर किया राजीव जी ने। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकारों से लैस करके शासन को, सत्ता को जनता के दरवाजे तक पहुंचाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों विशेष कार्यक्रम चलाए। सत्ता पूंजी के विकेंद्रीकरण ने पंचायती राज संस्थाओं को किया। और जानते हैं उनके इन कार्यों की गहराई। अंशु मालवीय जी। सर आप म्यूट हैं। अंशु मालवीय जी, हाँ थैंक यू जी। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जैसा अभी चर्चा हो रही थी, आज राजीव जी की जयंती पे हम लोग एक साथ जुटे हैं और सबसे पहले उनको अपने प्रणाम और श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात करता हूं। जहां तक पंचायती, जो राजीव जी के सबसे महत्वपूर्ण कामों में मुझे लगता है वो पंचायती राज के एजेंडे को वापस, जो वो कहीं दब गया था, पीछे हो गया था, उसे वापस उन्होंने मुख्य धारा में न केवल वो लाए बल्कि उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिस समय आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो एक तरह से राजीव जी आजादी की लड़ाई के मूल्यों के वाहक भी सिद्ध होते हैं इससे, क्योंकि आजादी की लड़ाई जिस समय लड़ी जा रही थी और अपने अंतिम चरण में थी, गांधी जी के मन में एक पंचायती राज का, एक ग्राम स्वराज का सपना था।
और उस सपने को गांधी जी ने फुटकर अपने विचारों में तो व्यक्त किया था, लेकिन कभी भी उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो उसको एक संगठित रूप से लिख सकें, कोई किसी किताब की या किसी एक विचार की शक्ल दे सकें पूरा पूरा। तो एक लेखक थे उस समय, 1946 में एक पुस्तक छपी थी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। उनकी पुस्तक इलाहाबाद से ही छपी थी और वो पंचायती राज के ऊपर थी। गांधी जी के विचारों को संकलित किया था उन्होंने, और गांधी जी ने ही उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी और ये कहा था कि इसमें विचार व्यक्त जो किए गए हैं वो मेरे ही हैं। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने भी ये एक डिस्क्लेमर दिया था कि मैंने पूरी कोशिश की है कि गांधी जी के जहां जहां उन्होंने पंचायती राज के संस्थाओं का, ग्राम स्वराज का और इस तरह की बातों का जिक्र किया है, उन्हें मैं एक साथ संकलित करके प्रस्तुत कर सकूं। तो एक तरह से ये उस डॉक्यूमेंट था और उसी दौरान हमारी जो संविधान सभा थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको प्रिसाइड कर रहे थे और नेहरू जी की उसमें एक बड़ी गंभीर और पहलकदमी वाली भूमिका थी उस पूरे संविधान सभा को दिशा देने में। ऐसी हस्तियों से सजी हुई वो संविधान सभा काम कर रही थी। उसमें भी एक बार पंचायती राज का कई बार जिक्र आया। तो फाइनली जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज की संस्थाओं का जिक्र किया गया और उनके कार्यों के बारे में कुछ कुछ दिशा निर्देश दिए गए। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पंचायती राज की संस्थाओं का जिक्र किया गया। लेकिन अच्छी बात ये थी, एक सिग्निफिकेंट बात ये थी कि जब भी पंचायती राज की व्यवस्था का जिक्र किया गया हमारे संविधान में, तो उसमें उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस नहीं लिखा, सेल्फ गवर्नमेंट लिखा। यानी वो उसे एक पूरी सरकार के तौर पे उसको देख रहे थे। नेहरू जी की सरकार बनते ही जो केंद्रीय मंत्री थे एस.के. डे साहब, उन्होंने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था, उसका उसको उसी आधार पे उसके अनुभवों का सार संकलन करते हुए 1957 में बलवंत मेहता साहब की रिपोर्ट आई जो पंचायती राज के बारे में थी और 1958 पे में से उस पे चर्चा शुरू हुई। नेहरू जी ने राज्यों से भी अनुरोध किया कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें और उसको अपनी जगहों पे लागू करने की कोशिश करें। ये वो दौर था जब पंचायती राज के बारे में थोड़ी सुगबुगाहट हो रही थी और लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। नेहरू जी के गुजरने के बाद, उनका देहांत हो जाने के बाद उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया और एक 1977 में एक अशोक मेहता समिति बनी जिसने साल भर बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन वो रिपोर्ट भी उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। दूसरे और मसले हमारे देश की राजनीति के केंद्र में आ गए थे और उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। इसके बाद इसके ये रिपोर्ट 10 साल तक वैसे ही पड़ी रही और उस पे फिर राजीव जी ने उस रिपोर्ट को फिर से उठाया और पंचायत जो मुद्दा था, जो हमारे राजनीति के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन से, चाहे वो आर्थिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो, चाहे सामाजिक विकेंद्रीकरण हो, उससे जुड़ा हुआ जो सबसे प्रमुख मुद्दा था पंचायती राज का, उन्होंने उसको वापस फिर से एजेंडे पर, देश के एजेंडे पर रखा और उस पर काम शुरू हुआ। अगर हम
1989 की उनकी कई स्पीचेस को देखते हैं जो उन्होंने पंचायती राज के बारे में दी है, तो उसमें जो केंद्रीय तत्व उभर के आता है, पावर टू पीपल, यही उसका राजीव जी की जो जो स्पीचेस है, उनका जो केंद्रीय तत्व है कि लोगों को सत्ता मिले, लोगों को ताकत मिले, लोग अपना शासन, अपना राज खुद चलाएं, ये इसकी संस्थाएं होंगी। और उसमें आगे जैसा कि जब 1993 में ये संविधान संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ग्राम सभा और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज बनी, और जो संविधान में पार्ट 9 और 9A के तहत जिनको दर्ज किया गया, और बाद में 11वीं और 12वीं अनुसूची में उनके विस्तार से काम बताए गए। तो हम देखें कि राजीव जी का जो विजन था, जो उन्होंने, मुझे लगता है कि गांधी जी से, नेहरू जी से और संविधान सभा की डिबेट से और इन सारी रिपोर्ट्स के गहराई में जाते हुए वो इनहेरिट भी किया था, और उसमें अपनी जो अपना अनुभव और अपनी समझदारी थी उसको जोड़ा भी था। उससे हम समझ पाते हैं, हम देख पाते हैं कि बहुत सारे प्रावधान जब हम ये संविधान संशोधन बना, तो उनमें तमाम जो कमेटियां हैं उनकी रिपोर्ट को के जो मुख्य सैलिएंट फीचर्स थे वो सारे शामिल किए गए। और जी राजीव जी के बहुत साफ रूप से उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा है कि ये हर लेवल का, ये आर्थिक विकेंद्रीकरण से लेके और सामाजिक विकेंद्रीकरण तक सारे पहलू इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी कि आर्थिक लोकतंत्र पे ही नहीं ये ढांचा खड़ा होगा, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र पे भी ये ढांचा खड़ा होगा। और हम देखते हैं कि जो उन्होंने जो इस पंचायती राज के पूरी चर्चा में और बाद में कानून में आया, महिलाओं का आरक्षण, दलित और का आरक्षण, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के लिए पेशा जैसी व्यवस्थाओं को फिर से केंद्र में लाना, तो ये सारा जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो जुड़ी हुई थी कि हमारी सामाजिक ताकत कुछ जातियों और कुछ सामाजिक समुदायों के बीच ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि हमारा लोकतंत्र ऊपर से नीचे तक पहुंचे, या दूसरे तरह से कहें कि नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचे, जहां से सारी सत्ता स्थानीय समुदायों को मिले। उसी बीच राजीव जी का एक बड़ा भाषण बहुत मशहूर हुआ था। दो बातें उन्होंने कही थी जब वो सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे थे और कालाहांडी की तरफ गए थे उड़ीसा में। एक भाषण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि कैसे केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है और 15 पैसा जो है स्थानीय कामकाज में लग पाता है, यानी 85 पैसा बीच में दलाल खा जाते हैं। दलाल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, सत्ता के दलाल, बल्कि ये शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये 85 पैसे का हिसाब कैसे होगा? तो कुछ लोगों ने इसको तारीफ की, कुछ लोगों ने विपक्ष ने बल्कि मजाक भी उड़ाया कि ये समाज में कितना भ्रष्टाचार फैला है उसको बता रहे हैं, लेकिन वो एक ईमानदार स्वीकारोक्ति थी कि और उसको ठीक करने का प्रयत्न कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है उसको ठीक करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर की तरह से भी उन्होंने इसको पंचायती राज संस्थाओं को देखा, ताकि ये सारा आर्थिक शक्तियां दिल्ली में केंद्रित ना हो, बल्कि ये गांव-गांव पहुंचे और गांव के लोगों के पास वो ताकत हो कि अपना विकास कर सकें। अंशु जी, आपकी कविता जी फाइबर के जी, जैसे कि आप बता रहे थे, कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड और ऐसे
समुदाय और व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, बल्कि जिसके लिए एक ज्यादा अच्छा शब्द अब हमारे बीच है, डिफरेंटली एबल्ड। जी तो एक कविता कुछ समय पहले लिखी थी, मैं वो कविता आप लोगों को के सामने सुना रहा हूँ। उसका शीर्षक है फाइबर के पैर। जी स्वागत। एक बच्ची थी, हम लोगों के गांव में एक सेंटर चलता था, वहां पे पढ़ाती थी वो, और वो उसके दोनों पैर पोलियो से ग्रस्त थे। बाद में उसके लिए वो पैर, दो नकली पैर बनवाए गए थे, जिनको लेके ये कविता लिखी गई है, फाइबर के पैर। सुमन के पैरों के सबसे नजदीकी दोस्त उसके फाइबर के पैर, टिके खड़े हैं वहां कुर्सी से हाथ बांधे कुछ सोचते हुए। सुमन के पैरों के सबसे नजदीकी दोस्त उसके फाइबर के पैर, टिके खड़े हैं वहां कुर्सी से हाथ बांधे कुछ सोचते हुए। शायद ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों के बारे में, शायद सुमन के पैरों की जनमतुआ हिम्मत के बारे में। हो सकता है वो किनारे खड़ी अखबार पढ़ती उन बैसाखियों से बतिया रहे हो कि अपनी सुमन को अभी किन किन राहों से लेकर चलना है साथ। वहां खड़े हैं फाइबर के पैर, कुर्सी के हत्थे से टिक कर पसीना सुखाते हुए। अभी अभी कहीं गई है सुमन, इन्हें उतार कर अपने चारों हाथों पैरों पर चलकर। पहले कहती थी हंसकर, क्या फर्क कि मेरी बकरी भी चलती है इसी तरह। एक दिन बताया सुमन को फाइबर के इन दोस्तों ने कि बकरी तो नहीं करती तुम्हारी नकल, तो तुम क्यों करो बकरी की नकल। हमें तो जूझना ही पड़ता है अपनी तरह, और नसीब अलग अलग नाम धर कर आता है, कभी गरीबी, कभी बीमारी, और कभी अंधविश्वास बनकर। वहां खड़े हैं फाइबर के पैर इंतजार में सुस्ताते हुए। फाइबर के रेशों में गश्त करता है सुमन की कमजोर नसों का खून। उसकी चुप्पी में करवट लेती हैं मददगार मांसपेशियां। उन्हें वो दिन याद है जब पहले पहल उन्होंने बहुत तकलीफ दी थी सुमन के पैरों को। जब पहले पहल जिंदा शरीर की छुअन से उन्होंने सांस लेना सीखा था। सुमन के पैरों को पता नहीं है कि वे भी सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके, वरना क्या था, फाइबर के टुकड़े ही तो। कोई दोस्त समझे उन्हें कहाँ थे इस काबिल। इसी सब गुन तारे में लगे हुए कुर्सी से टिक कर खड़े हैं सुमन के फाइबर के पैर, उसकी अकुराती गति के विस्तार। सुमन चुपके से कब आई पता नहीं, दरवाजे के पीछे छिपकर सुनती है अपने दोस्तों की फुसफुसाहट, और एक फुटबॉल लुढ़का देती है उनकी तरफ। अब सुमन सांस रोके देख रही है, क्या फाइबर के पैर देंगे फुटबॉल को हल्की किक। मांसपेशियों के करवट बदलने की आवाज आती है, मांसपेशियों के करवट बदलने की आवाज आती है। कमाल की अनुभूति जी, और एक शानदार कविता, और संवेदना से जोड़ देती है, संवेदनाएं इसमें भरपूर हैं। और आपने जो एक प्रोसेस बताया, एक कानून के बनने का, पंचायती राज, वो एक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण। पता भी चलता है कि कोई चीज कैसे स्टैब्लिश होती है, सामने आती है अपने पूरे रूप में, फिर भी उसमें बहुत तमाम खामियां रह जाती हैं। शुक्रिया अंशु मालवीय जी। और हम अनुभव राज की कविता सुनते हैं, रंग और सपने। हाँ अनुभव राज, स्वागत है। तो सभी को नमस्कार, यहाँ पे नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हैं, और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 20 अगस्त 2022 है,
और आज हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म तिथि भी है, तो सबको उसकी भी बहुत बहुत उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का अवसर बहुत बड़ा अवसर है। तो जैसे जैसे कि राजीव गांधी जी की बात हो रही है कि उनके कुछ सपने थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भी कुछ सपने हैं जी जिनको मैं अपनी स्वरचित कविता सपने के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बेटा, स्वागत बेटा। आजकल आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं, आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे लंबे रास्ते और नृत्य करते लोग। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर, मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूं किसी नदी को। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूं किसी नदी को। खेल लूं फुटबॉल का कोई मैच, खेल लूं फुटबॉल का कोई मैच, चल पड़ू किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, चल पड़ू किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर। झूम लूं जीवन की थिरकन लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले। झूम लूं जीवन की थिरकन लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक कविता और सुनना चाहेंगे, अनुभव रंग। हाँ जी, तो मैं रंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जी ये जो मैंने कविता लिखी थी आज से ठीक 5 साल पहले मेरी नानी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो उसकी याद में मैंने ये कविता लिखी थी। तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि नानी चली गई, तो मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि उसकी याद में कुछ मैं कविता लिख पाऊँ, तो जी मैं सुनाता हूँ। जी बेटा। हाँ, मुझे कविता इस प्रकार है। मुझे वे सारे रंग पसंद हैं, मुझे वे सारे रंग पसंद है जो मेरी नानी को पसंद थे। वाह। लाल, हरे, नीले, पीले, बिल्कुल चटकीले रंग। जिन जिन रंगों के कपड़े पहना कर वो मुझे कहती थी मेरा प्यारा राजा बाबू। जिन रंगों के कपड़े पहना कर वो मुझे कहती थी मेरा प्यारा राजा बाबू। उसकी दिव्य हंसी की धवलता, गहरी बुरी आंखें, लाल होठ जो कभी थकते नहीं थे मेरे लिए प्रार्थनाएं करते। उसकी दिव्य हंसी की धवलता, गहरी बुरी आंखें, लाल होठ जो कभी थकते नहीं थे मेरे लिए प्रार्थनाएं करते। उसके वे मसाले वाले हाथ जो कभी हल्दी तो कभी मेहंदी से होते थे सने। उसके वे मसाले वाले हाथ जो कभी हल्दी तो कभी मेहंदी से होते थे सने। आज भी नानी को याद करके पहन लेता हूँ उसके खरीदे कपड़े और ढूंढता हूँ मैं सारे रंग उसकी तस्वीर में। आज भी नानी को याद करके पहन लेता हूँ उसके दिए कपड़े और ढूंढता हूँ मैं सारे रंग उसकी तस्वीर में। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार बेटा, बहुत भावपूर्ण रचना। जी याद धन्यवाद। आने लगती है, अपने गुजरे हुए लोगों की याद कराते, बहुत जोड़ खूबसूरत देते। कविताएं हैं प्रतुल जी, अनुभव हाँ, जी। ये बड़ी भावपूर्ण रचना है सर। जी 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 जी, बहुत मेरी बहुत बधाई। धन्यवाद। वाह अनुभव। वाह वाह, थैंक यू सर। और ये सफर हमें रोकने को मजबूर करता है, लेकिन आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है। रोकने को चाहता है, रोक के और सुने, लेकिन अभी हमारे और भी साथी हैं। अनुभव, जुड़े रहिएगा। और अब हम चलते हैं भावना दिव्यांग विद्यालय, भावना डिसेबल्ड स्कूल फतेहपुर के बच्चों के पास। वहां से जुड़ रहे हैं वहां की प्रधानाचार्य श्रीमती
भावना श्रीवास्तव और हमारे संस्था साथी हिदायत आजमी। उनके कुछ कार्यक्रम आप पटल पे देख रहे हैं। सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, देखते हैं कैसे वो गा रहे हैं। और फिर अल्फिया से बात होगी राजीव जी के कार्यों पर। अकरम कविता सुनाएंगे। हिदायत जी शुरू करिए। और बीच में स्नेहा दीप्ति सिंह भी आएंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी कविता सुनेंगे, वह अनुभव। और अब हम बढ़ते हैं भावना दिव्यांग स्कूल की तरफ। हिदायत जी। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में भावना दिव्यांग स्कूल में मैं बैठा हूँ और हमारे साथ यहाँ के बच्चे, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के प्रिंसिपल जो लीडर हैं, जो जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, बच्चों के साथ काम कर रही हैं। और मैं अभी आज सुबह से मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपनी जबान से बता नहीं सकता हूँ मैं कि किस तरह का इनके साथ काम हो रहा है बच्चों के साथ, और कितना ज्यादा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आया है। मैं चाहूंगा भावना जी आप अपने स्कूल के बारे में। भावना जी कुछ बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी जी भावना जी। ये फतेहपुर जनपद का पहला स्कूल है। मानसिक मंदित, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और हियरिंग हैंडीकैप बच्चों पे काम करता है। वर्तमान में स्थानाभाव के कारण 40 बच्चे ही एजुकेशन ले रहे हैं, जिसमें आज जो है राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। जी अभी मैं बता दूं कि फतेहपुर जनपद का ये एकमात्र ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पे हियरिंग हैंडीकैप बच्चे और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि हाइपर एक्टिव बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और हियरिंग हैंडीकैप सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। और इनके लिए सभी तरीके की शिक्षा का व्यवस्था है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं उनके लिए स्पीच की व्यवस्था है, ग्रुप स्पीच करेंगे जो कि आप द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और उससे बच्चे एजुकेशन लेते हैं। और जो पर्सनल है, जो सीनियर क्वालिटी के बच्चे हैं, उनको जो है इंडिविजुअल एजुकेशन दिया जाता है। और ये पिछले 22 सालों से फतेहपुर जनपद में लगातार काम कर रहा है। कोरोना काल में भी जो बच्चे बहुत ही गरीब रेखा से नीचे थे, उनके लिए खाना पानी सभी तरीके की व्यवस्थाएं स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की गई। जी और धन्यवाद, मैं परिचय जरूरी था। प्रत्युल जी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ पे एक लड़की है अल्फिया, और जो राजीव गांधी जी के बारे में अभी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत पहले यहाँ शुरू हो चुका है और श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में अल्फिया ने परिचय दिया, और मैं सभी लोग को सुनाना चाहता हूँ। अनुमति है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू। अल्फिया को बुलाएं। नहीं, हाँ अल्फिया। मेरा नाम अल्फिया है, मैं भावना विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं सेकंड में हूँ। श्री राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रतन गांधी है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को श्रीमती इंदिरा और श्री फिरोज गांधी के घर हुआ था। उनके नाना जी श्री जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी। उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको पेंटिंग का बहुत शौक था, आपको आधुनिक क्षेत्र विशेष रुचि थी। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। श्री राजीव गांधी की शादी इटली की श्रीमती सोनिया गांधी से हुई थी। श्री राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुए थे। 21 मई 1991 को बम हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। श्री राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपना नाम बता दो। मेरा नाम कहाँ पढ़ते हो? मैं भावना विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं सेकंड में हूँ।
बहुत सुंदर अल्फिया। चाहो एक एक पेड़ लगाओ रोज, महल बनाना जो तुम चाहो, एक एक ईंट जोड़ो रोज, बनना चाहो जो धनवान, एक एक पैसा जोड़ो रोज, पाना चाहो जो तुम विद्या, धन सवार करवाओ, रहना चाहते हो जो खुद, सबको खुशियाँ बांटो रोज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बच्चे से अवगत कराना चाहूंगी सर। जी। मॉडरेट लेवल का मानसिक मंदिर बच्चा है और जिसका हाथ पैर भी ढंग से काम नहीं करता है। उम्र में बड़ा जरूर है लेकिन दिमाग से बहुत छोटा बच्चा है। उसने अमिताभ बच्चन को कॉपी किया है, मेहरबानी करके उसको देखिएगा जरूर। जी सर नाम बता बेटा। अरे भंग करंग जन्म खाई के पान बना बेटा वॉल्यूम बढ़ाओ, फोन कर दो। बस 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 बहुत सुंदर। दिव्यांग स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास सेकंड में पढ़ता हूँ। अक्रम है देवांश है। खाओ गाते आइयो, कितने धुएं मारे तुमने, कितने काकर आइयो। क्या बताओ वह एक आज कुन्ना बैठ में एक ही धुएं खाया मैंने, ओपी बेट को तरह। हिदायत जी, ये अक्रम जी ने कविता रखी या देवांश जी? एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ ये अक्रम थे या देवांश? देवांश देवांश देवांश, अच्छा जी। थोड़ा अभी एक एक कार्यक्रम और कर रहे हैं। हाँ जरूर सर। एक प्रोग्राम और है इसमें श्रवण बाधित बच्चे, हियरिंग हैंडीकैप बच्चे एक म्यूजिक जो फिल्मी है उस पे डांस प्रस्तुत करेंगे। हाँ जरूर। और जी ये जी बच्चे सुनते और बोलते नहीं हैं। अच्छा जी हाँ
हम महसूस कर पा रहे हैं कि जब सुनाई नहीं देता तो कैसा लगता है। हिदायत जी, जी जी शानदार कार्यक्रम, और बस ऑडियो की बढ़त कम बढ़ती में हम महसूस कर रहे थे कि बच्चों की दुनिया किस तरह की है। हमें सिग्नल नहीं मिलते तो हम महसूस करते हैं, और उनका ताउम्र इसके अभाव में जीवन काटना। सुनना, देखना और ये सारी चीजें महसूस जरूरी होता है। जी जी, हाँ बेटा, हाँ शुरू करें। हाँ स्वागत गीत है शायद। हिदायत जी, जी आपने काफी कुछ महसूस करा दिया अपने स्कूल में प्रवेश कराकर, और हम समझ पा रहे हैं कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं। देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, ये सिग्नल हमें बता रहा है। और बाकी ये जो उपकरण है, हम तो इसी से आकलन कर पाते हैं कि भाई चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, और जिसकी उम्र पूरी बीत रही है इनके अभाव में उनकी दुनिया कैसी है, ये हम महसूस इस तरह से कर पाते हैं आजकल। शुक्रिया इतनी सारी खूबसूरत प्रस्तुतियों के लिए हिदायत जी, भावना जी, शुक्रिया, नमस्ते। शानदार प्रस्तुतियां रही बच्चों की। जी शुक्रिया। और अब हम कुछ और रचनाकारों की तरफ बढ़ते हैं। डू बेटर संस्था से राहुल जी हमारे साथ हैं। पहले हम उनके साथ जो एक बच्चा है अंशु, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अंशु और राहुल जी के पास अभी चलते हैं। जी राहुल मेरा नाम है सर। और आज जो हम अभी, मैं थोड़ा लेट हो गया था, शुरुआत में मैं ज्वाइन नहीं हो पाया क्योंकि नेट में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अब मैं देख रहा हूँ। मैं बहुत देर से, बहुत अच्छा प्रस्तुतियाँ थी, बहुत अच्छी पोएम्स भी थी सर की, और जो भी बच्चों ने डांस किया बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर। और सर अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं डू बेटर फाउंडेशन से हूँ। हाँ जी। डू बेटर फाउंडेशन को हमने अभी हाल ही में ही 3-4 मंथ पहले ही हमने एक फाउंडेशन ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करवाया, और फिर हमने काम करना चालू किया था। लेकिन हम टीचिंग लाइन में, मैं जो हूँ क्या नाम है, बहुत वक्त से हूँ। तो कोविड के अंदर जो मैंने देखा था कि क्या नाम है, बच्चा 8वीं क्लास का है, 9वीं क्लास का है, लेकिन उसकी हिंदी इंग्लिश भी बहुत कमजोर हो गई थी, और उनको, कुछ बच्चों को लिखना भी नहीं आ रहा था, कुछ लोग बच्चों को पढ़ना भी नहीं आ रहा था। और मैंने बीएड कर रखी है, मैं शुरू बहुत, मतलब 3-4 साल हो गए तो मेरे को टीचिंग के अंदर ही, तो मैंने बच्चों पे इस चीज पे गौर किया था। तो हमने जब अपना फाउंडेशन खोला तो सबसे पहले हमने एजुकेशन पर ही फोकस किया। तो अभी हम श्रीनिवासपुरी के अंदर 55 के करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री सब कुछ हम करवाते हैं, और उनके लिए जो है अलग अलग टीचर्स भी जो अच्छे प्राइवेट उसके अंदर ट्यूशन के अंदर प्राइवेटली फीस लेते हैं, वो सब उनके लिए आते हैं, और वो भी उनको फ्री एजुकेशन, सब कुछ फ्री, मतलब, और बहुत ही अच्छी तरीके से। जो बच्चे बाहर अगर उनको वो करेंगे तो उनको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हमने उन सब के लिए ये सब फ्री कर रखा है। अब हमारे पास एक बच्चा है अंशु सर ने, और अंशु की क्या नाम है, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा है जो हैंडीकैप में है, दिव्यांग है हमारे पास। तो हमने उससे, मैं कई बार सुबह जाता था वहाँ पे श्रीनिवासपुरी में, तो वो घूमता मिलता था मेरे को। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि क्या नाम है भाई अंशु, तू ऐसे क्यों घूमता है, स्कूल नहीं जाता क्या?
तो उनने बोला कि सर स्कूल में मेरा 1.5 साल से एडमिशन ही नहीं हुआ, और पेरेंट्स जाते हैं स्कूल के अंदर एडमिशन कराने तो स्कूल वाले बोलते हैं कि आधार कार्ड दिल्ली का लेके आओ जब भी करेंगे एडमिशन। तो मैंने उसके लिए प्रोसेस करवाया और फिर हम उसके स्कूल गए और जीवी पंत स्कूल के अंदर हमने उसका 2 दिन के अंदर ही एडमिशन करा दिया था। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे वो मैंने पूरे करवा दिए थे। अब और उसके बाद पेरेंट्स से बात करी तो पेरेंट्स आज के टाइम में दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधा रख रखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से कोई उनको बताता नहीं है, तो वो लोग उन सुविधाओं का फायदा ही नहीं उठा सकते। अब जहां तक मैंने अंशु का कोशिश है हमारी कि अंशु का जो है हैंडीकैप का एक सर्टिफिकेट भी बने, जिसके लिए मैं प्रोसेस भी करवा रहा हूँ और वो हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, 15-20 दिन के अंदर उसका सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। और उसके पेरेंट्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं इसी कारण से, क्योंकि उनको कई लोग मिले ये काम करवाने के लिए कि चलो हम आपके बच्चे करवा देता हूँ, लेकिन कोई 10,000 कोई 20,000, हालांकि ये काम में कोई पैसा नहीं लगता और लोगों ने जो है 20,000 25,000 मांग रहे हैं उनसे। कोई नेता का सपोर्ट लेके मंगवा रहा है पैसे, तो सब पैसे से ही उधर लोगों को ना, गरीब लोगों को जो है लूट लिया जाता है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, फ्री के काम में भी उनको लूट लिया जाता है। जैसे अभी हाल ही के अंदर एक श्रमिक कार्ड बनवाया था, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है और वो 15-20 मिनट में अप्लाई हो जाता है। तो लोगों ने उसमें इतना लूटा है उनको कि किसी से 1000 लिए, किसी से 500 लिए एक कार्ड बनाने के। और मतलब ये सब चीजें ना, इसलिए मेरा जो फोकस है कि लोगों को ना एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो उससे नीचे हो, मतलब कोई भी हो, लेकिन सारे के सबको ना एजुकेशन होगी तो ही वो कुछ कर पाएंगे, वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन ही लोगों को दिमाग देती है, एजुकेशन ही उनको आगे बढ़ने का सहारा बनती है। तो ये चीजें जो है, ये सब चीजें मैंने जो देखी अंशु के लिए, अब अंशु के लिए हमने सर आपको कुछ उनकी ड्राइंग अंशु की जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अच्छा बच्चा है सर, शेयर करेंगे। जी जी सर, जी सर आप शेयर कर सकते हैं। जी, बस एक फोटो और डालनी रह गई है क्योंकि वीडियो चल नहीं रहा था, मैंने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन अच्छा हाँ बस वो अब मैंने ये अब मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, और ये आपके सामने मैं अंशु की हाँ मैं बस हो गया शेयर। ये अंशु बना, ये बनाए सुभाष जी, राजीव गांधी, भगत सिंह और नेहरू जी। तो ये, और ये बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत सारी चीजें जानता है, लेकिन कई बार हमें महसूस नहीं करते कि बच्चे को क्या आता है। और धन्यवाद राहुल जी। और हमारे साथ शीतल हैं। थैंक यू सर। सर मैं लीव करता हूँ क्योंकि मुझे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। शीतल ने एक कविता लिखी है, तो हम सुनते हैं। शीतल बाल रचनाकार, उसकी रचना हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। शीतल जुड़ी हुई है? यस सर। हाँ बेटा रखो, पढ़ो रचना। नहीं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शीतल आज इस शुभ अवसर पर एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सपने पंगु नहीं होते। सुनाओ बेटा। जीवन के सादे पन्ने पर भर दो इंद्रधनुष के रंग, जीवन के सादे पन्ने पर भर दो इंद्रधनुष के रंग, ऐसा करना काम जगत में देख सभी रह जाए दंग। जीवन में कुछ कर दिखलाओ जो भी ठानो बन जाओ, जीवन में कुछ कर दिखलाओ जो भी ठानो बन जाओ, अपनी तकदीर हम खुद लिखते तुम भाग्य तराना ना गाओ। टूटे ना हिम्मत की डोरी, होना कभी उदास नहीं,
टूटे ना हिम्मत की डोरी, होना कभी उदास नहीं, तुम हो कल की तकदीर, रचना तुम्हें इतिहास है। हर चीज हुआ करती संभव, मन में भर तूफान जुनून, हर चीज हुआ करती संभव, मन में भर तूफान जुनून, सारी दुनिया भूल कर तुम जानो पाने का कानून। तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुमसे ज्यादा जाने कौन, तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुमसे ज्यादा जाने कौन, बस हौसले पंख लगाओ, बैठो ना होकर के मौन। सरिता के जलसा बन करके मंजिल देखो कदम बढ़ाओ, सरिता के जलसा बन करके मंजिल देखो कदम बढ़ाओ, चीरते हुए चट्टानों को आगे आगे बढ़ते जाओ। कच्चा मटका भाग्य तुम्हारा, तुम हो इसके, तुम ही इसके हो कुम्हार, तो इंद्रधनुष जीवन उतना होगा सुंदर जैसा तुम दोगे आकार। कठिनाई से कभी न डरना, लड़ जाओ रोड़ा बनकर, कठिनाई से कभी न डरना, लड़ जाना रोड़ा बनकर, एक छलांग में लांग जाओगे पर्वत को थोड़ा समझकर। भिड़ जाओ तूफानों से आधे अंगों से इकलौते, भिड़ जाओ तूफानों से आधे अंगों से इकलौते, विजय तुम्हारी है निश्चित, सपने पंगु नहीं होते। बहुत खूब लिखा है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। वाह अनुभव, बधाइयां की बौछार करो, सभी बोल सकते हैं, शाबाश की तरफ। बहुत प्रेरक धन्यवाद। और बहुत सुंदर शब्दों वाली रचना, और बहुत अच्छे से अपने भावों को व्यक्त करा आपने। और अब हम एक रचनाकार की और रचना सुनते हैं। शीतल, धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। थैंक यू सर। अनुभव ने भी बधाइयां भेजी हैं आपको। और अब हम दीपांशु की रचना सुनते हैं। दीपांशु की परीक्षा चल रही है, उन्होंने ये दारोमदार मुझे दिया है कि आप रचना पढ़िएगा। वो 12वीं उन्होंने उत्तीर्ण की है, तो अलग अलग तरह की परीक्षाएं उनकी चल रही हैं। तो हम एक रचना मैं पढ़ता हूं जो कल ही लिखी है दीपांशु ने। स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद। श्रोता धर्म निभाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो। हाँ बहुत खूब। तो मैं पढ़ता हूं अंतर्द्वंद, और ये कवि थोड़े अलग तरह की संवेदनाएं हैं और अलग तरह की भाव भूमि पर ये रचना लिखी गई है। अंतर्द्वंद। संकट हजार दे भले, ना तू मेरा बचाव कर, संकट हजार दे भले, ना तू मेरा बचाव कर, मगर तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर। संकट हजार दे भले, ना तू मेरा बचाव कर, मगर तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर। खंडित है मेरा दीप, रोशनी तमस से पिस रही, टपक टपक के तेल सी ये आत्मशक्ति रिस रही। प्रज्वल रहे शनै शनै, भले अनिल से घाव कर, प्रभु तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर। श्रवण न हो करुण ध्वनि, सुनाई न दे करुण ध्वनि, श्रवण न हो करुण ध्वनि, दया बिना दिखाई दे, क्षितिज के मिथ्या जाल की पुकार ना सुनाई दे। मुझ पे सहानुभूति का न तू कोई बहाव कर, प्रभु तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर। नभ में अलक के जाल सा उमड़ रहा जलद घना, नभ में अलक के जाल सा उमड़ रहा जलद घना, त्रिगंब उभार ढो रहा ये मेघ ग्लानि से सना। मोर से विरक्त व्योम का परे तनाव कर, प्रभु तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर। वाह। तरु के अंग भेद कर तरुण को दंभ देह का, तरु के अंग भेद कर तरुण को दंभ देह का। घृणा की पौध पर कुसुम खिले न किंतु स्नेह का, विलीन होगी माटी तू सुमन से लगाव कर, विलीन होगी माटी तू सुमन से लगाव कर, प्रभु तू मेरे चित्त में भाव का भाव कर।
आखिरी बंद। कंटक गुलाब में अनेक पंख में खिले कमल, न चोट सुई की लगे माला बने न पुष्प दल। सशक्त हो स्वयं समर में जीत का चुनाव कर, प्रभु तुम्हेरे चित्त में भाव का अभाव कर। प्रभु तुम्हेरे चित्त में भाव का अभाव कर। एक शानदार कविता दीपांशु द्वारा रचित, और वो इस समय परीक्षा में बैठे हैं। बहुत सुंदर सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी, मुझे रचना पसंद है, इसलिए स्वर अपने आप उसके अनुकूल होता है। और ये लिखी आज के कार्यक्रम के लिए ही है दीपांशु ने। और आप सब रचनाकार इस कार्यक्रम की शोभाएं और देश की शोभा आप ही हैं। हम चलते हैं उत्तरायण फाउंडेशन की रंजना मैम के पास। वो शुरू से कार्यक्रम में शामिल हैं, सबसे पहले वही आए थे, और मैं स्वागत करता हूं श्रीमती रंजना नारायण जी का, और दो विचारों के साथ राजीव जी के। राजीव जी ने सरकारी संस्थानों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया। उनके प्रयासों से वो आरक्षण मिला, जिससे महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार हुआ। अकेली रह रही महिलाओं को आर्थिक आधार मिला। पति पत्नी दोनों के कार्य करने से आर्थिक समृद्धि आई। महिलाओं को परिवार की संपत्ति में भागीदारी मिली। पंचायती राज में भी भागीदारी उस समय से शुरू हुई। दहेज के विरुद्ध समाज में माहौल तैयार हुआ और उस संबंधी कानूनों में सख्ती आई। अब कुछ बातें हम जानेंगे रंजना जी से, उनके। हाँ रंजना जी। अच्छा, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग इस सभा में उपस्थित हैं और जूम में मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और प्यारे छोटे छोटे बच्चे जितना इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत प्यार। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। 77वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खास है। राजीव गांधी हमारे देश के बहुत ही एक लोकप्रिय नेता थे। वो अपने समय में हमारे बीच इतना लोकप्रिय हुए कि लोग उनको आज भी याद करते हैं। तो राजीव गांधी जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि उनका क्या सपना था। राजीव गांधी का एक सपना था कि भारत एक पुराना देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है। मैं मजबूत भारत का सपना देखता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मानव जाति के सेवा में दुनिया के राष्ट्रों में सबसे आगे भारत का सपना देखता हूँ। ये राजीव गांधी जी का सपना था कि वो भारत को चाहते थे कि वो बहुत आगे तक बढ़े और यहाँ के जितने भी युवा हैं वो हर कदम में आगे रहे, हर क्षेत्र में आगे रहे। युवा, मजदूर, किसान और उनका सबका जो मनोबल है वो इतना ऊंचा रहे ताकि जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अब इसके साथ मैं अब अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज के दिन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई सबको देती हूँ और हम तहे दिल से राजीव गांधी जी का जन्मदिन अपने मन में और सभी लोगों के साथ मना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हम हर दिन उनका जन्मदिन मनाकर उनको याद करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी महान हस्ती को सिर्फ साल के एक दिन याद करते हैं, उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रखते। इसीलिए आज के दिन के अलावा हमें रोज दिन ही उनको याद रखना चाहिए, तभी हम आगे की पीढ़ियों को उनके बारे में, उनके सोच के बारे में उनको हम बता सकते हैं। क्योंकि आज के लोग उतना, जो भी हमारे अभी जितने यंगस्टर हैं, वो इतनी पुरानी बातों को उतना समझ भी नहीं पाते हैं, उतना जानते भी नहीं है। तो हमें उन्हें साल में एक बार बताना पड़ता है। तो एक बार की बजाय हम उन्हें हमेशा कायम रखने का कुछ ऐसा कार्यक्रम करते रहे ताकि लोगों को उनकी यादें आती रहे और हम उनके प्रोग्राम को भी चलाते रहे, उनके बारे में भी जानते रहे, लोगों को भी बताते रहे। तो इसके साथ मैं अब अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कम से कम राजीव गांधी फाउंडेशन से 12 से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ के कार्यक्रम में हमेशा जाते रहती हूँ। पहले मैं बाल सेवक संस्था में काम करती थी, वहाँ के बच्चों को लेकर मैं जाती थी वंडर रूम, राजीव गांधी फाउंडेशन,
वहाँ का इतना अच्छा कार्यक्रम होता था कि बच्चे बहुत ही उत्साहित होते थे और खुश होते थे। लेकिन कुछ कोरोना पीरियड के कारण, कुछ एक्टिविटी कम हो जाने के कारण और हम बच्चों को भी नहीं ले जा सकते थे, तो इस कारण से कुछ प्रोग्राम हमारा स्थगित हो गया। लेकिन अब मैं फिर से जुड़ी हूँ। एक उत्तरायण फाउंडेशन है जिसके द्वारा मैं राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और उनके कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। और मैं प्रतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से जोड़ा है। हमारे पास करीब 100 बच्चे हैं कम्युनिटी के। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी जी, आवाज आ रही। हाँ, तो उन कम्युनिटी के बच्चों के साथ मैं जुड़ के फिर से मैं दोबारा अपना कार्यक्रम राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ कर रही हूँ। वहाँ के लोग भी हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, हम भी बच्चों को वहाँ पर लेकर जाते हैं। हमारे बच्चे एक बार विजिट करके इतना ज्यादा खुश हुए, लड़कियां तो इतनी ज्यादा खुश हुई, कह रही है कि मुझे बार बार वहाँ पे जाना है, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे होता है कि कोई भी बच्चा वहाँ पे जाएगा, अगर वो दुखी है, परेशान है, तो जाकर ही खुश हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो हमेशा चलता रहे, और जिस जगह के बच्चे वहां जा नहीं सकते हैं, हम वहां के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर कम्युनिटी में बच्चों के साथ कुछ इस तरह का कार्यक्रम करें, ताकि बच्चे उनसे हमेशा जुड़े रहे और अपनी प्रतिभा को दिखाते रहे। तो इसके साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है और इतने अच्छी जानकारियां हमें मिल रही है, और बच्चों का जो अनुभव हमें मिल रहा है, कविताएं बच्चे कितना अच्छा लिखते हैं, इस तरह की बातें हमें पता चल रहा है इस मीटिंग से। इसके लिए मैं राजीव गांधी फाउंडेशन के सभी लोगों का और खास तौर पे मैं प्रतुल वशिष्ठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। बहुत धन्यवाद रंजना मैम, शुक्रिया। और अब हम एक हमारे बीच में रवि सर हैं जो आजीविका और उद्यमिता पर अपने विचार रखेंगे, और वो कितनी जरूरी है, और वो मोटिवेशनल वक्ता हैं। तो हमारे बीच में वो उपस्थित हैं रवि जी, और दो विचार मैं राजीव जी के यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। राजीव जी पूरे देश को शिक्षित करने के तमाम प्रयास उस दौरान कर रहे थे। 1986 में नई शिक्षा नीति को संसद ने मान्यता दी, और जिसके लिए 800 करोड़ की व्यवस्था की गई। 2.5 लाख स्कूलों में कार्यक्रम आरंभ हुए, 256 नवोदय विद्यालयों की शुरुआत हुई। कई राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम लागू हुए, और एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नाम का वो उसी समय शुरू भी हुआ। और अब हम विचार सुनते हैं स्वावलंबन और उद्यमिता पर रवि गुप्ता जी के। रवि जी, रवि सर, स्वागत है आपका रवि सर। और मैं इस बीच एक कविता जो मैंने लिखी है वो मैं स्वयं रखने का मौका देख रहा था, वो मुझे मिला। धन्यवाद रवि जी। तो स्वागत है सर। अरे शुक्रिया। श्रोता मुझे भी चाहिए, खुश होना किसे पसंद नहीं। एक कविता मेरी ये है। घर के आसपास उड़ते हुए सोचती है गौरैया, कुछ दाने इकट्ठा कर लूं, घोंसले को सुरक्षित जगह मिल जाए, अंडे से उड़ान तक कौवा चील आसपास ना मंडराए। घर के आसपास उड़ते हुए सोचती है गौरैया, कुछ दाने इकट्ठा कर लूं, घोंसले को सुरक्षित जगह मिल जाए, अंडे से उड़ान तक कौवा चील आसपास न मंडराए। ऊंचे आकाश में उड़ान भरता अकेला पक्षी भी सोचता है बच्चों की परवरिश अच्छी हो, मगर जिस पक्षी का हो ही ना परिवार, वह क्या सोचे, क्या सपने देखे, गिद्धों से दोस्ती करे, निशाचरी चिड़ियाओं को छूट दे कि वो घोंसले वाली चिड़ियाओं को घोंसले से झांकते ही दबोचे। समूह में उड़ते पक्षी आते जाते, समूह में उड़ते पक्षी आते जाते सोचते हैं दाना चुगते में फंस न जाएं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि
कोई साथी चिड़िया पहेलिये को अपना दोस्त बनाकर दानों का इंतजाम करेगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई साथी चिड़िया पहेलिये को अपना दोस्त बनाकर दानों का इंतजाम करेगी। वो घोंसला वाली बात से चौंकाएगी। भाई, खुश होना किसे पसंद नहीं, मगर बेवकूफ बनना बार बार। यहाँ मेरी कविता खत्म होती है। जी जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर देने के लिए। जी, आज जैसा कि हम सभी 20 अगस्त यानी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जो पुण्यतिथि है उसको मना रहे हैं, और आज का अवसर है कि हम हमारे युवाओं के साथ उन कुछ विषयों पर चर्चा करें जो उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आज इस कार्यक्रम की भूमिका में बताया कि राजीव जी की जो पायलट का जो जीवन स्वरूप था उसको आज केंद्र में रखकर आज हम लोग बात कर रहे हैं। पायलट मतलब जो धरती से आकाश की ऊंचाई को छूने का काम करता है। और जब हम बात करते हैं धरती से आकाश को छूने की, तो एक शब्द आता है हौसला। एक बार मैंने एक समूह में युवाओं से बात की कि बच्चों ये बताइए कि हवाई जहाज कौन उड़ाता है। तो मुझे सभी बच्चों ने अपनी अपनी तरीके से जवाब दिया। किसी ने कहा जी उसमें पड़ा हुआ ईंधन, पेट्रोल जो पड़ता है उससे हवाई जहाज उड़ता है। किसी ने कहा जी कोई इंजन होता है बड़ा भारी सा, बड़ी चीज, वो उसको उड़ाती है। किसी ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी है जो किसी परिंदे को, पक्षी को देखकर बनाई गई है और उससे वो उड़ता है, कोई तकनीक के सहारे उड़ता है। तो सभी ने अपने अपने मत को प्रकट किया। फिर किसी ने कहा कि कोई पायलट होता है वो उड़ाता है जी उसको, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है उड़ाने की। तो मैंने कहा कि बच्चों बात तो आप ठीक कह रहे हो, ये सभी चीजें जरूरी है किसी हवाई जहाज को उड़ने के लिए, लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण। म्यूट हो गए। हाँ। मेरी आवाज तो वो महत्वपूर्ण चीज है, वो है पायलट का हौसला। वो जरूरी होता है। बाकी सब चीजें तो सहायक क्रिया है, चाहे वो उसमें बड़ा ईंधन हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजन हो, तमाम चीजें जरूरी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है उस पायलट के पास उसका हौसला। वो हौसला जो धरती से इतने बड़े कई सौ टन के जहाज को 200-300 यात्रियों को बिठाकर ले जाएगा आसमान में, और 30,000-40,000 फीट की दूरी पर ले जाना और एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाना सटीकता के साथ, यह काम सिर्फ और सिर्फ हौसले से हो सकता है। क्योंकि आसमान में पहुंचने के बाद तकनीक हर चीज जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है उस पायलट का हौसला। तो मैं आज इस विशेष दिन पर हमारे सभी युवा साथियों से, बच्चों से यही कहूंगा कि जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है हौसला और दूसरा है हुनर। अगर हुनर है और हौसला है तो आप भी एक अच्छा पायलट यानी जीवन का पायलट बन सकते हैं। अवसरों की कमी नहीं है। मुझे मालूम है आज कार्यक्रम में हमारे साथ कई युवा जो शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ऐसे में हमें लगता है कि कई बार कि मैं क्या करूं, वो कौन सा कैरियर का अवसर होगा, वो कौन सा रास्ता होगा जो मेरे लिए होगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल जो मैंने अभी कुछ 1 महीने पहले ही खुद फेस किया वो कोट करता हूँ। अभी 1 महीना पहले किसी के माध्यम से मैं एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, और वो लड़की शारीरिक रूप से काफी समस्याओं का सामना कर रही है। टोटली व्हील चेयर वॉन्ड लड़की है वो। जब मैं उससे मिला तो उसने कहा सर मेरे पास एक आइडिया है काम करने के लिए। मैंने बताओ क्या? तो बोला मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, पर चूंकि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं खुद कर सकूं, लेकिन मैंने सीख लिया है। और सीखने के बाद उस लड़की ने अपने घर के पास एक छोटी शॉप लिया, और उस शॉप में उसने फैशन डिजाइनिंग जो सीखी उसका छोटा एक स्टूडियो बना लिया। वो खुद कुछ शायद नहीं कर पाती, मजबूरी है, लेकिन उसने उस ज्ञान को यहाँ स्टोर किया दिमाग में, एक एक बारीकी को सीखा और अपना
उसके साथ नए प्रयोग बुद्धि को जोड़ा, और जोड़ने के बाद आज वो बहुत अच्छे से अपना एक छोटा बुटीक चला रही है। और उसके पास 2-3 लोग जिन्हें हम कहते हैं एक्सपर्ट, मास्टर, कटिंग वाले, सिलने वाले, जो जरूरत होती है वो रखे हुए हैं। वो उन्हें अपनी बुद्धि देती है, अपना रास्ता बताती है कि मुझे ऐसा आप सिल के दीजिए, और वो हूबहू उसके लिए काम करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत बार जिंदगी में सब कुछ हमारे पास हमारे मुताबिक नहीं होता है, तो हम एक बात कहते हैं कि टीम जरूरी है। किसी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेला सब कुछ कर लेगा, एक बेहतरीन टीम होना जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास हाथ की कुशलता है, ठीक है, तो किसी के पास बुद्धि की कुशलता होगी, किसी के पास उसको मार्केट में ले जाने के लिए मार्केटिंग स्किल होगी, और किसी के पास इनोवेशन करने की स्किल होगी। यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि हर मनुष्य को एक टीम की जरूरत होती है। तो हम जितने युवा आज हमें सुन रहे हैं, आज इस खास दिवस पर इस बात को समझें और इस पर ध्यान दें कि हमें टीम की जरूरत है और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पीछे कहा, हुनर सीखना और हुनर के साथ हौसला जोड़ देना। अगर आप हुनर के साथ हौसला जोड़ देंगे तो फिर कोई भी ऊंचाई आप छू सकते हैं। अब आज वर्तमान में हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का सामना हमें करना है। और उस चुनौती के सामने में एक सबसे अच्छा विकल्प जो आज माना जाता है वो है स्वावलंबन। स्वावलंबन शब्द बड़ा है, लेकिन इस शब्द के अंदर बहुत ताकत है। यानी जितना इस शब्द का विड्थ है ना, उतना ही इसमें गहराई भी है और इसमें ताकत भी है। यानी मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा विषय है पढ़ने का। जापान के लोगों की, हम सब जानते हैं, जापान के लोगों की आयु ज्यादा होती है, और वहां पर 80 साल 90 साल कॉमन आयु है, और उसमें 100 साल की आयु वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। तो रिसर्च हुआ, कई लोगों ने रिसर्च किया और पूछा, पता लगाया कि जापान के लोगों की आयु इतनी लंबी क्यों होती है। तो उसमें 4 बातें निकल कर आई, और बड़ी काम की बातें थी। 2 बातें थी, पहला कि फिजिकल हेल्थ, वहां पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक वजह। दूसरा, वहां के लोग अपनी डाइट को, खाने को लेकर बड़ा ध्यान रखते हैं, पौष्टिक तत्व लेते हैं। तो 2 चीजें तो जरूरी है शरीर के लिए, पर जो 2 बातें जो उन्होंने अलग से बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और हम सबको जानना चाहिए। और वो 2 बातें थी, तो वो ये कहते हैं, हमको एक जीवन में कई जीवन जीने होते हैं और इस तरह हमें तैयार रहना चाहिए। केवल एक जीवन मत मानिए इसको आप अपना। जैसे अब जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक जीवन है हमारा, 15 साल 18 साल 20 साल 22 साल जब तक पढ़ाई की, उसके बाद वो कट लगा और नया जीवन शुरू हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड, केवल अच्छी जो हमारे साथ घटनाएं हुई उनको याद करिए, लेकिन उसको ढोना नहीं है। वो कहते हैं जो अतीत हो गया वो अतीत हो गया, आज और आने वाला कल हमारा है, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड उतना ही करते हैं जितना जरूरी है। अन्यथा वो क्या होगा, हम नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा चले जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, और मान लीजिए मैं 10वीं में फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई या कुछ भी ऐसा हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह जिंदगी रुक गई। उसके बाद जब मैं पढ़ाई जब तक की खत्म हो गई, तो उसको ढोना नहीं है कि मैं फेल हुआ था, ठीक है हुआ था, वो अतीत था, आज नहीं है और कल शायद कुछ और होगा। तो जापान के लोग इस बात को बड़े करीने से मानते हैं कि हम एक जीवन में कई जीवन जिए, यानी कंपार्टमेंट बनाएं। संबंधों का कंपार्टमेंट एक अलग होता है, कार्य क्षेत्र का कंपार्टमेंट एक अलग होता है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ का अलग होता है, हमारे मनोरंजन के लिए जो हमें समय चाहिए, अपने लिए समय चाहिए। जैसे कई लोग सुबह योग करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, जो अपने लिए होता है। यानी सभी को कंपार्टमेंट में हमको बांटना है। जो मनुष्य ये कर पाता है वो जीवन भर फिर उसकी आयु भी बढ़ती है और वो एक अच्छा जीवन जी पाता है। और ये एक महत्वपूर्ण वजह है जापान के लोगों की लंबी आयु होने की। और चौथी वजह, जापान के लोग बहुत प्रयोगवादी होते हैं, वो बहुत प्रयोग करते हैं। वो ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, स्टार्टअप, आजकल हमारे देश में स्टार्टअप की बहुत बात हो रही है। अब स्टार्टअप में एक बड़ा गूढ़ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं,
उनमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फंड या ऐसी तमाम कंपनियां, ये कैसे काम करती हैं मैं बताना चाहूंगा। इनके पास जो फंड होता है ये किसी एक कंपनी फंड नहीं देते अपना, ये वीसी कंपनियां ये ऐसे अच्छे स्टार्टअप जो एक लेवल पर आ जाते हैं उनको असेस करते हैं, एक्सपर्ट से उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनकी मार्केटेबल पॉसिबिलिटीज जानते हैं, उसके बाद वो एक में नहीं ऐसे 5, 7, 10 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जानते हैं कि इन 10 में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे शायद कोई 1 या 2 स्टार्टअप ही कमाकर रिवर्ट देने वाले हैं, 7, 8 शायद ठीक है जम्पशन हमने की है पर मार्केट में जाके शायद ना चल पाए। वो जानते हैं पहले से इस बात को कि मेरे 8 स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट शायद फेल होगा, पर वो ये जानते हैं कि 2 या कोई 1 चलेगा, जो 1 या 2 चलेंगे वो 8 का लॉस भी रिकवर करेंगे और आने वाले 10, 20, 50 स्टार्टअप के लिए मुझे फंड बढ़ाकर भी देंगे। मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के छोटे छोटे विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल एक चीज, एक रास्ता ही मेरे लिए है ऐसा नहीं है। कई बार होता है हमारा डिसीजन थोड़ा गलत हो जाता है, उसके बहुत से कारण हैं क्योंकि हम में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक गलत निर्णय का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ अब जिंदगी में गलत ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम विकल्प रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ और अच्छे मेंटर के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। तो मैं आज इस विशेष दिन पर मेरे युवाओं को, मेरे छोटे भाई बहनों को या मेरे हम उम्र जो लोग हैं उनको यही बात कहता हूं कि जीवन आकाश की तरह है, इतना बड़ा आकाश जो हम देख नहीं पाते अपनी नजरों से, बढ़ते तो और आगे लगता है और बढ़ गया शायद आकाश, लेकिन ऐसे ही जीवन भी है कि अवसर भी हमारे सामने उसी आकाश की तरह है। जितना आप आगे बढ़ेंगे अवसर आपके लिए और बड़े रूप में आपके सामने आते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा का ह्रास ना होने दें, सही जगह ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करें और सही लोगों के मार्गदर्शन में काम करें। छोटी छोटी गलतियां होंगी, कई बार बड़ी भी होंगी, गलतियों से डरना नहीं है। हाँ, गलती रिपीट ना हो ये ध्यान रखें, लेकिन गलती होगी इसलिए मैं बहुत सोच रहा हूं, इसलिए बहुत चुनाव चयन चिंतन कर रहा हूं, इसमें नहीं पड़ना है। लाइफ अपनी तरह से अपनी रफ्तार से चल रही है, उसे चलने दीजिए। हमारी अपनी रफ्तार है, हमें अपनी रफ्तार से चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं अपने जीवन को उस मंजिल तक, उस मुकाम तक ले जा पाऊं जिसके लिए मुझे अवसर मिला है और मुझे प्रयास करना है, यही सबसे बड़ी भूमिका होती है। और एक बात और कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मुझे 10, 12 मिनट, 15 मिनट बोलना है, लेकिन एक बात और कहकर फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जीवन में हमें एक बात हमेशा गौर करनी चाहिए और वो यह है कि प्रयास हमारे कभी ना रुके। जब प्रयास रुक जाते हैं तो जीवन रुक जाता है। हमें हमारे जीवन के जो पक्ष है ना, वो एक है शारीरिक पक्ष, हमारा फिजिकल, वो स्वस्थ रहे, जैसा भी है स्वस्थ रहे, और दूसरा है हमारा मानसिक पक्ष, यानी दिमाग में अच्छे ख्याल आए, उसके लिए हम अच्छी किताबें पढ़ें। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर दुनिया का ज्ञान है, सब कुछ है गूगल पर, आप क्लिक कीजिए, इतना किताबी ज्ञान और सारा ज्ञान मिलेगा आपको, लिखित में, बोलते हुए, वीडियो फॉर्म में, कि आप मतलब आप लगे इतना बड़ा सागर है ज्ञान का। लेकिन गूगल पर, यूट्यूब पर सब कुछ मिलेगा, मैं हमेशा कहता हूं, पर एक चीज नहीं मिलती, और वो है सही गलत का अंतर। वो केवल मिलता है इस तरह जब हम रूबरू होते हैं, लाइव क्लास टीचिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वो तब होता है। तो इसलिए गूगल का ज्ञान जरूरी है, पर साथ में रियल गुरु भी एक बनाइए, वो भी उतना जरूरी है, ताकि वो थोड़ा फर्क और क्लैरिटी आपको दे पाए। इसलिए जीवन को जीने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, जैसा मिला, जिस रूप में मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, शरीर में कुछ समस्याएं हैं, सब कुछ है, हमको ये मानना है, क्योंकि वो सच्चाई बदलेगी नहीं। और एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज वर्तमान दौर में जिस तरह का हमारा जीवन यापन, लाइफस्टाइल बन गई है, तो सभी चैलेंजिंग है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि कोई
शरीर में कोई किसी चीज में कोई समस्या है तो वही समस्या वाला नहीं। आप देखिए, आप जिससे मिलिए, मुझे डायबिटीज है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की समस्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमको इस भाव से नहीं जीना, हमको ये जीना है कि समस्या अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है और दोनों में बैलेंस बनाना है और अच्छे लोगों के साथ अच्छी बात, अच्छी चर्चा करनी है। तो अब अगली बार जब मिलेंगे तो मैं आपसे आज आपको टॉपिक देके जा रहा हूं, उस पर आप चिंतन करिएगा। और अगली बार अगली बार जो कार्यक्रम करेंगे वो होगा कमाई पर चर्चा, यानी हम किस तरह से अपनी आजीविका बढ़ा पाए, उस पर हम चिंतन मनन करेंगे और साथ मिलकर कुछ करेंगे। मुझे फिर से बुलाने के लिए और इस मौके के लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ प्रतुल भाई साहब का। और आज जिन महान शख्सियत का हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को हम और आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हाँ, अगली बार कमाई पे चर्चा, सभी बेरोजगारों को जुटाने के प्रयास होंगे और आपका उद्बोधन जरूरी है। बढ़ती बेरोजगारी समस्या पर बहुत अच्छी बात कही सर ने। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और अगर हमसे गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रवि जी, आपको शाबाशी मिल गई है। मैं आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। और एक कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ जो रात 12:05 थी। परिपूर्ण पायलट। हवा में उड़ते हुए सोचता है पायलट, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हवा में उड़ते हुए सोचता है पायलट, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। याद आते हैं सब मिलने वाले, उनकी छोटी फिल्में दिमाग में दौड़ती हैं। ऐसे में कोई फिल्म नींद में ना जाए। उनकी छोटी फिल्में दिमाग में दौड़ती हैं, ऐसे में कोई फिल्म नींद में ना जाए। विमान के साथ साथ विमान में बैठे लोग, उनकी चाहतें, उनकी तमन्नाएं, उनके सपने भी सफर करते हैं। कोई तकनीकी खामी बिखेर ना दे उन्हें। एक साधक, एक तपस्वी, एक ध्यानमग्न धनुर्धर, जिसे लक्ष्य ही दिखाई दे, अगर चूक जाए तो क्या हो, क्या उसे कोई क्षमा करेगा? एक साधक, एक तपस्वी, एक ध्यानमग्न धनुर्धर, जिसे लक्ष्य ही दिखाई दे, तो क्या हो, क्या उसे कोई क्षमा करेगा? बहुत मुश्किल है कसौटी पर खरे उतरना, सबके दिलों पर एक साथ राज करना। जिसके सपनों में हमदर्दी हो, जिसके सपनों में परपीड़ा, परचिंता हो, वही तो है एक परिपूर्ण पायलट। तो ये मेरी एक कविता थी। तो क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है हवाई जहाज उड़ाने का, मैं केवल सोच सकता हूँ कि उसके सामने क्या चीजें तैरती होंगी जब वो उसे कुछ विश्राम मिलता होगा उड़ाते उड़ाते, ख्यालों में आता होगा एक पायलट। तो वो एक सोच थी, मुझे कोई अनुभव नहीं, यात्रा जरूर की है। और आज हमारे कुछ साथी जो रहनुमा नवोदय विद्यालय कोचिंग सेंटर के बच्चे थे, उनको छोड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। और वो जिन्हें मुसाफिरों से मुलाकात करवानी थी वो जोड़ नहीं पाए, शायद सिग्नल कारण रहा, जो भी कारण। और आज हम जितने भी कार्यक्रम हुए उनसे संतुष्ट हैं। और बीच बीच में हमें शुभकामना धन्यवाद और बधाइयां भी मिलती रही, अनुभव की शाबाशी मिलती रही, उनको पसंद आया। और रंजना जी इस समय हैं हमारे साथ, शीतल भी, हिदायत जी की
जो जुड़े थे बच्चे, हिदायत जी ने जोड़े थे, वो उनकी शानदार प्रस्तुतियां रही। तो आज हम जन्म दिवस पर उनके कार्यों को याद करते हुए, राजीव गांधी जी के कार्यों को याद करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। सभी को विदा, नमस्ते।